कहानी के शुरू में एक औरत अपनी बेटी को चर्च के दरवाजे पे छोड़कर चली जाती है। बच्ची को तो फादर ने उठा लिया था, लेकिन उस औरत का उस दिन के बाद कुछ पता नहीं चला। यहीं पर हम एक आदमी को एक कैबिन से निकलते हुए देखते हैं। सीन यहाँ से कट होकर प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं। चर्च के सामने मिली वो बच्ची जिसका नाम अब रूबी है, वो बड़ी हो चुकी है। एक इंटरव्यू में वो अपनी कहानी सुना रही थी कि कैसे मुझे मेरी असल मॉम चर्च के दरवाजे पे छोड़ गई थी और फिर मुझे कार्ला ने अडॉप्ट किया, जो मेरे लिए वर्ल्ड की बेस्ट मॉम साबित हुई है। इन्हीं बातों के दौरान शो के डायरेक्टर को शो में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई विस्परिंग कर रहा हो। वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। इंटरव्यू को कंटिन्यू करते हुए होस्ट रूबी को बताती है कि इस शो का मकसद तुम्हारे असल पेरेंट्स को ढूंढना है, तुम्हारे डीएनए सैंपल के जरिए। हम देखते हैं कि इसी शो में कुछ अजीब सी क्रिएचर्स शरारतें कर रही थी, जो पूरी तरह इस वक्त नजर नहीं आ रहे। वो किसी का कॉफी का मग उठा के इधर से उधर रखते थे, तो कहीं स्पॉटलाइट्स के स्विचेस उतार देते हैं, जिसकी वजह से स्पॉटलाइट रूबी के ऊपर गिरने ही वाली थी, पर एंकर उसे बचा लेती है। सबको ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट लग रहा था कि तभी अचानक एंकर के सर पर स्विच लगता है और वो जख्मी हो जाती है। ये काम भी उन्हीं छोटी क्रिएचर्स का था। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। रूबी एक क्लब में म्यूजिक बैंड के साथ अपना काम कर रही थी और यहाँ मूवी के शुरू में दिखाया जाने वाला वो इंसान डॉक्टर हू रूबी पर नजर रखे हुए था। अगले दिन इसी क्लब में रूबी अपना काम कर रही होती है और आज डॉक्टर हू उसे सबसे अलग डांस करते हुए नजर आते हैं। रूबी को ये अच्छे लग रहे थे। हम देखते हैं कि छोटी क्रिएचर्स दोबारा रूबी को तंग कर रही हैं। वो रूबी की ड्रिंक का ग्लास नीचे गिराने ही वाले थे कि डॉक्टर हू उसे कैच करके टेबल के ऊपर रख देते हैं और रूबी से बात करते हैं। उसे बताते हैं कि मैं हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से हूँ, क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगी कि तुम्हारे साथ ये अजीब काम अक्सर होते हैं, जैसे चीजों का गिर जाना, टूट जाना। रूबी हाँ में सर हिलाते हुए बोलती है, ऐसा इसलिए है कि मैं बहुत ज्यादा केयरलेस हूँ। डॉक्टर हू कहते हैं नहीं, इसकी रीजन इससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये कहकर वो रूबी को कंफ्यूजन में छोड़कर ही यहाँ से जा चुके थे। अगले दिन रूबी अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर घूम रही थी। वो अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि मैं बहुत चीजें खराब करती हूँ और इसी वजह से मेरी जॉब भी चली गई है। मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई बैड लक चल रहा है। ये लोग एक टैक्सी में बैठते हैं और उसी टाइम सिग्नल रेड हो जाता है। इनके ऊपर एक स्नोमैन का स्टैचू था, जिसके स्क्रूज भी वो छोटी क्रिएचर्स खोलती हुई नजर आती हैं। इससे पहले कि वो स्टैचू उनकी गाड़ी के ऊपर गिर जाता और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता, डॉक्टर हू अपने डिवाइस से सिग्नल को ग्रीन कर देते हैं। गाड़ी आगे चली जाती है और ये स्टैचू डॉक्टर हू के ऊपर गिर जाता है। इसके बाद डॉक्टर हू अपने टेलीपोर्टेशन कैबिन के अंदर बैठकर यहाँ से गायब हो जाते हैं। अगले दिन रूबी ग्रॉसरी करके घर वापस आ रही थी और यहाँ भी वो छोटी क्रिएचर उसे तंग करने के लिए उसके ग्रोसरी बैग फाड़ देते हैं। रूबी बेचारी सारा सामान कलेक्ट करती है, पर अंडे टूट चुके थे। वो घर आकर ये सब अपनी मॉम को बताती है। उसकी मॉम बहुत खुशी से उसे बताती है कि हमारे घर आज एक नया बेबी आने वाला है। वो भी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि आज उसका भी बर्थडे था। रूबी की मॉम कार्ला, जिसने उसे पाला था, वो एक ऑर्फनेज चलाती थी, लेकिन रूबी को उसने अपनी बेटी की तरह पाला था। अपने घर पर वो अपने घर आने वाली इस छोटी बच्ची की जिम्मेदारी रूबी को देकर खुद घर से बाहर चली जाती है। और तभी रूबी को उस एंकर की कॉल आती है, जो मूवी के स्टार्ट में रूबी का इंटरव्यू ले रही थी। वो रूबी को बताती है कि तुम्हारे डीएनए के जरिए पूरी दुनिया से तुम्हारे असल मॉम डैड का पता नहीं चला। साथ ही वो रूबी से ये पूछ रही थी कि तुम्हारे साथ उस दिन के बाद से कुछ बुरा तो नहीं हुआ। मेरे साथ तो बहुत चीजें बुरी हुई, मेरे काफी एक्सीडेंट हुए, मैं बोर्ड से गिर गई। वो अभी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड थी। वो अभी यही सब बातें बता रही थी कि अचानक उनके पास रखा क्रिसमस ट्री भी उनके ऊपर ही गिर जाता है और कॉल कट हो जाती है। रूबी को बेबी के रूम में रखे फोन के अंदर से कुछ आवाजें आती हैं, जैसे कोई उसे बर्थडे विश कर रहा हो। वो जल्दी से बेबी के रूम में जाती है और परेशान हो जाती है क्योंकि वहाँ दो बेबी थी ही नहीं। वो बेड के नीचे देखती है तो वहाँ उनका कैमरा रखा था। उनके कैमरे से एक पिक्चर ली गई थी, जिसके अंदर हमें उस छोटी क्रिएचर का फेस नजर आ रहा था। रूबी उन क्रिएचर को ऊपर से जाते हुए भी देख लेती है और उसका पीछा करती है, जहाँ वो क्रिएचर बेबी को एक बास्केट में डालकर आसमान की तरफ ले जा रहे थे। रूबी भी उनकी सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाती है और हम देखते हैं कि यहीं पर डॉक्टर हू भी आ जाते हैं, जो रूबी का पीछा करने की कोशिश करते हुए रूबी से पूछता है, आसमान से लटकी हुई इस सीढ़ी के ऊपर क्यों चढ़ रही हो? रूबी कहती है वो क्रिएचर्स बेबी को ले जा रही है। डॉक्टर भी जंप करके उसी सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और रूबी को इन क्रिएचर्स के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इनका नाम गॉब्लिन है।
अब रूबी को इस सीढ़ी के ऊपर लटके रहने में भी मुश्किल हो रही थी। डॉक्टर उसे अपनी ऐसे ग्लव्स देते हैं जो आराम से रूबी का सारा वजन उठा सकते थे। ये सीढ़ी आसमान में उड़ने वाली एक शिप के साथ अटैच थी। डॉक्टर हु कहते हैं कि ये गॉब्लिन्स का ठिकाना है जहाँ पर गॉब्लिन्स बच्चों को खाते हैं और अब तो वो हमें भी खा जाएंगे। रूबी ये सुनकर डर जाती है और गॉब्लिन सीढ़ी से उन्हें ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। गॉब्लिन्स ने इन दोनों को कैद कर दिया था। रूबी डॉक्टर से कहती है कि आज मेरा बर्थडे है। ये सुनकर डॉक्टर उसे बताते हैं कि अगर आज तुम्हारा और उस बच्ची का दोनों का ही बर्थडे है तो इसी इत्तेफाक की वजह से गॉब्लिन्स ने उस बच्ची को उठाया है, क्योंकि इत्तेफाक यानी कोइंसिडेंस बच्चों को और भी ज्यादा मजेदार बना देता है गॉब्लिन्स के लिए। ये गॉब्लिन्स इत्तेफाक, लक और ऐसी चीजों के पीछे जाते हैं। अब जैसे तुम्हारे साथ बैड लक थी, इसीलिए ये गॉब्लिन्स तुम्हारे पीछे पड़ गए। इन गॉब्लिन्स को आने वाले वक्त में होने वाले कोइंसिडेंस का यानी इत्तेफाकों का पहले पता चल जाता है। वो ये जान चुके थे कि क्रिसमस ईव पर तुम्हारे घर वो बच्ची आने वाली है। रूबी सवाल करती है कि आपको इतना सब कुछ कैसे पता? डॉक्टर कहते हैं कि ये सब मैंने अभी मालूम किया है। डॉक्टर हु ने इस टाइम अपने आप को भी छुड़वा लिया था, साथ ही रूबी को भी। वो यहाँ अपने गैजेट्स की मदद से इन दरवाजों को खोलने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पे कुछ भी मेटालिक नहीं था और उनकी डिवाइसेस मेटल्स पे काम करती थी। वो अब अपना दिमाग लगाते हैं और एक रस्सी को जोर से खींचते हैं और ऐसे ये लोग इस कैद से आजाद हो गए हैं। रूबी ने डॉक्टर को बताया था कि वो 2 बच्चे पैदा हुई थी और अब डॉक्टर के मुताबिक गॉब्लिन्स 2 बच्चे ही इस बच्ची को खाने वाले थे। ये लोग एक टनल के जरिए उस बच्ची को बचाने के रास्ते में थे और तभी उन्हें एक बेल की आवाज सुनाई देती है। 2 बजने में भी सिर्फ 3 मिनट रह गए थे। ये लोग एक होल से नीचे दिखते हैं जहाँ बहुत सारे गॉब्लिन्स जमा हैं। एक साइड पर कुछ गॉब्लिन्स नाच रहे हैं तो दूसरी तरफ कन्वेयर बेल्ट पर बच्ची को आगे की तरफ लेकर जाया जा रहा है और यहीं दूसरी तरफ हमें गॉब्लिन्स के किंग को दिखाया जाता है जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही खतरनाक नजर आ रहा था। इसे देखकर रूबी और भी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि रूबी का बेबी कन्वेयर बेल्ट पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर उस किंग के मुंह में जाने वाला था और तभी डॉक्टर के एक रस्सी खोलने से ये दोनों नीचे कन्वेयर बेल्ट पर गिर जाते हैं, उसी कन्वेयर बेल्ट पर जिस पर बच्ची थी। ये कन्वेयर बेल्ट रुक जाती है और सभी गॉब्लिन्स हैरान होकर उन्हें देखने लग जाते हैं। जब डॉक्टर हु बच्चे को गॉब्लिन के किंग के सामने से उठाते हैं तो किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब डॉक्टर हु उनसे अपना तारुफ करवाता है और साथ ही उनके बजाए हुए गाने के ऊपर डांस भी करने लगता है। किंग और सभी गॉब्लिन्स इनके डांस को देखकर खुश हो जाते हैं। डांस करते करते डॉक्टर हु ने खुद भी एक ग्लव पहन लिया था और दूसरा ग्लव रूबी को दे दिया था। दोनों ग्लव्स पहनते ही बच्ची को लेकर रस्सी के साथ लटक कर नीचे की तरफ आ जाते हैं। गॉब्लिन किंग इन दोनों को यहाँ से भागता देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था, जबकि ये दोनों तो अपने घर पहुंच चुके थे। यहाँ डॉक्टर हु रूबी से अपना ग्लव्स वापस ले लेते हैं क्योंकि उनकी चार्जिंग बहुत कम रह गई थी। रूबी ये सारी स्टोरी अपनी मॉम को बताने वाली थी और डॉक्टर हु उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। रूबी जो कि अभी भी डरी हुई थी, उसे लग रहा था कि गॉब्लिन्स अपना बदला लेने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। डॉक्टर हु रूबी से घर के सारे स्विचेस को चेक करने को कहता है, क्योंकि गॉब्लिन्स कुछ भी करते थे तो इस दुनिया में वो एक हादसा लगता था। डॉक्टर हु को लग रहा था कि गॉब्लिन्स यहाँ किसी किस्म का शॉर्ट सर्किट करवा देंगे। इस सब के बाद रूबी अपनी मॉम को बताती है कि उसके असल मॉम डैड का कोई ट्रेस इस दुनिया में नहीं मिला। ये सुनकर कार्ला खुश हो जाती है और कहती है ये तो अच्छा हुआ ना, क्योंकि मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। उनकी बातें सुनकर डॉक्टर कहते हैं कि मैं भी एक अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ। वाओ कोइंसिडेंस। ये जैसे ही लफ्ज कार्ला के मुंह से निकलते हैं तो डॉक्टर हु उन्हें ये लफ्ज बोलने से मना कर देता है, क्योंकि जैसा हमें पता है कि गॉब्लिन्स कोइंसिडेंस के पीछे आते हैं तो यहाँ भी आ सकते थे, पर इस मर्तबा तो खुद भी डॉक्टर के मुंह से 2-3 मर्तबा कोइंसिडेंस का लफ्ज निकल गया था। ऐसा करते ही अचानक उनका घर टूटने लग जाता है। घर की छत में एक दरार आ जाती है और उनका फ्लैट आधा आधा बढ़ जाता है। डॉक्टर पूरे घर को चेक करते हैं और कहते हैं कि थैंक गॉड ये चले गए। ये शायद उनका गुड बाय गिफ्ट था, क्योंकि बेबी भी यहाँ पर सही सलामत थी। यहाँ तक के गॉब्लिन अपनी पिक्चर में से भी गायब हो गए थे। डॉक्टर इन सभी चीजों से तब तक खुश थे जब तक उन्हें ये नहीं पता था कि रूबी भी उनके घर से गायब है। बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई थी। रूबी सिर्फ उनके घर से गायब नहीं थी, वो अपनी मॉम की यादों से, इस दुनिया से हर तरह से गायब हो चुकी थी। इन सारी बातों का साफ मतलब था कि गॉब्लिन्स
पास्ट में जाकर छोटी रूबी को अपने साथ ले गए थे। डॉक्टर को समझ आ जाती है कि उन्हें ही अब टाइम में पीछे जाकर इन सारी चीजों को ठीक करना होगा। अपने टेलीपोर्टेशन कैबिन में बैठकर डॉक्टर हु उसी रात में पहुंचती है जब एक और रूबी को चर्च के सामने छोड़ कर गई थी। यानी ये वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। डॉक्टर देखते हैं कि गॉब्लिन रूबी को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे थे। डॉक्टर उनकी सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं पर सीढ़ी टूट जाती है, जबकि दूसरी तरफ गॉब्लिन किंग रूबी को खाने ही वाला था। जिस वक्त अचानक डॉक्टर हु अपने सुपर ग्लव्स को पहनकर गॉब्लिन की शिप को नीचे की तरफ खींच लेते हैं। ये शिप चर्च के पिलर से टकराती है, जो पिलर गॉब्लिन किंग के पेट के अंदर स्टैब हो जाता है और गॉब्लिन किंग वहीं पर मर जाता है, जिसके बाद गॉब्लिन्स की शिप गायब हो जाती है। डॉक्टर नीचे गिरने वाली रूबी को कैच करके दोबारा चर्च के आगे रख देते हैं और वहाँ से दूर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि चर्च के फादर रूबी को उठाकर चर्च में ले जा चुके थे, जिसके बाद वो दोबारा अपनी मशीन के अंदर बैठकर प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ अभी भी रूबी का फ्लैट क्रैक हुआ था। वो रूबी को पहले की तरह देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो ये सारी कहानी रूबी को बता रहे थे कि अचानक उन्हें एंकर याद आती है जिसके ऊपर क्रिसमस ट्री गिरने वाला था। वो दोबारा अपने टेलीपोर्टेशन कैबिन के अंदर बैठकर उनकी भी जान गॉब्लिन से बचाने के लिए चले जाते हैं और इस मर्तबा मिशन पूरा करने के बाद वो वापस रूबी के पास नहीं आते, बल्कि रूबी उनको ढूंढते हुए उनके टेलीपोर्टेशन कैबिन तक पहुंच जाती है। रूबी जैसे ही इस कैबिन का दरवाजा खोलती है तो अंदर से ये इतना बड़ा होगा उसने तो सोचा ही नहीं था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई थी। डॉक्टर हु ने इन सभी की लाइफ की मुश्किलें ठीक कर दी थी, जो कि गॉब्लिन्स की वजह से यहाँ पे आई थी। कहानी के शुरू में कोई पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े करके जमीन में दफना देता है और यहीं से सीन शिफ्ट होकर मार्टिन नामी साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, जो घने जंगलों के दरमियान गवर्नमेंट के बनाए रिसर्च एरिया में जाता है। हमें पता चला है कि इस वक्त दुनिया में कोई अजीब वबा फैल गई है, जिसके चलते आधे इंसान मारे जा चुके हैं। जमीन पर खाने की भी कमी हो गई है। गवर्नमेंट चाहती है कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि थोड़ी बची फर्टाइल जमीन से ज्यादा अनाज उगाया जा सके और दुनिया में बचे इंसानों के लिए खाने का मसला खत्म हो। इसी रिसर्च के सिलसिले में मार्टिन भी यहाँ आया था। पहले उसके कुछ फिजिकल टेस्ट किए जाते हैं, ये जानने के लिए कि वो भी वबा के वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं। टेस्ट क्लियर होने पे वो अपनी गाइड एल्मा से मिलता है, जो उसे जंगल के उस हिस्से में ले जाती जहाँ उसे रिसर्च करनी थी। इस वक्त जिस घर में मार्टिन रुका था वहाँ पर एक पेंटिंग थी जिसमें जंगल में खड़ी देवी को इंसानों की बलि दी जा रही थी। वो जब इस बारे में एल्मा से पूछता है तो एल्मा बताती है कि पुराने लोगों का मानना था कि इस जंगल में एक देवी है जिसको खुश करने के लिए ये लोग इंसानों की बलि भी दिया करते थे और वो नेचर का ख्याल रखती है। पर अब तो ये बच्चों को सुनाने के लिए कहानी ही रह गई है। खैर, मार्टिन यहाँ के लोगों से पूछता है कि पहले जो रिसर्चर्स यहाँ पे आए थे और जंगल में खो गए, उन्हें नई टेक्नोलॉजी के जरिए क्यों नहीं ढूंढा गया। जवाब में उसे कहा जाता है कि वो लोग बगैर गाइड के जंगल में गए थे। ऐसे में जंगल में गुम जाना बहुत आम सी बात है और जंगल में गुमना इंसान पे ऐसा खौफ तारी कर देता है कि इंसान फिर जिंदा नहीं रहता। मार्टिन सिर्फ किसी रिसर्च के सिलसिले में नहीं यहाँ आया था, वो यहाँ किसी को ढूंढने भी आया था। जंगल में जाते हुए वो अपनी गाइड एल्मा को ओलिविया के बारे में बताता है, जिसके साथ उसने बहुत सारा रिसर्च वर्क किया था। वो सच में एक बहुत ही ज़हीन लड़की थी। वो काफी टाइम से इस जंगल में रिसर्च कर रही थी, पर पिछले 6 माह से किसी को उनका लेटर नहीं मिला। फिर जब ये आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक टूटा बिखरा कैफ मिलता है। एल्मा बताती है कि एक फैमिली इस जंगल में आई थी, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आए। ये सोचकर कि वो लोग मर गए होंगे, ये दोनों काफी उदास हो जाते हैं। रात होने से पहले ये लोग दोबारा कैंप लगा लेते हैं और इस रात इनके ऊपर कोई हमला कर देता है। न जाने किसने हमला किया था। इनकी आंखों में तो सिर्फ तेज रोशनी पड़ रही थी। इनको खूब मारा जाता है कि ये लोग बेहोश हो जाते हैं। होश आने पे ये देखते हैं कि इनको लूट लिया गया था। इनके पास तो जूते भी नहीं रहे थे। बिना सामान और जूतों के जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो मार्टिन के पाँव में बहुत ही गहरा कट लग जाता है। उसके पाँव पे पट्टी बांध देती है और उसे एक लकड़ी देती है जिसके सहारे वो जंगल में आगे बढ़ सके। और आगे जाने पे वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां आवाज ही नहीं थी, सन्नाटा था वहाँ पे, हवा तक की आवाज नहीं थी। और अचानक इनके सामने अब एक आदमी आता है जिसे देखकर ये डर जाते हैं। वो आदमी कहता है डरने की जरूरत नहीं, मैंने बस इस लड़की को जख्मी देखा तो तुम्हारे पास चला आया। वो कहता है कि मेरे पास कुछ जूते हैं, तो मेरे कैंप पे आ जाओ, मैं तुम्हें जूते दे दूंगा। ये दोनों नोटिस करते हैं कि इस आदमी के पास तो काफी सामान था, शायद वो यहाँ काफी अरसे से रह रहा था।
वो मार्टिन के पाँव का जख्म दिखता है जो बहुत गहरा था, इसीलिए वो उसके पाँव में टांके लगाता है, उसे पहनने के लिए जूते देता है, खाना और पानी भी। आखिर में कुछ मीठा पीने के बाद ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये आदमी भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। किसी खास मकसद से वो इन दोनों को अपने कैंप में लेके आया था। वो इन दोनों को मरे हुए इंसानों जैसे कपड़े पहनाकर इनकी तस्वीरें लेता है। दोनों को जब होश आता है तो ये कुर्सी से बंधे हुए थे। वो इस आदमी से अपनी जान की भीख मांगते हैं। वो आदमी इन दोनों को बांध कर जंगल के बिल्कुल दरमियान में ले आता है और इन दोनों से कहता है कि इस जंगल में कोई अजीब ताकत है, कोई देवी, और मैं उससे बात कर सकता हूँ। और एक मजे की बात बताऊँ, तुम्हारा यहाँ आना भी कोई इत्तेफाक नहीं, तुम्हें यहाँ लाया गया है। खैर, इन सब बातों के बाद वो मार्टिन से कहता है कि तुम्हारे पैर का जख्म काफी खराब हो चुका है, तुम्हारा इन्फेक्शन पाँव की उंगलियों में फैल गया है जो कि मुझे काटनी पड़ेगी। मार्टिन और एल्मा उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे, लेकिन वो एक नहीं सुनता और मार्टिन के पाँव की 2 उंगलियां अपनी कुल्हाड़ी से काट देता है। मार्टिन को इतना दर्द हुआ था कि वो तो बेहोश हो चुका था। अब वो आदमी मार्टिन को यहाँ से बाहर ले जाता है, उसको अजीब से कपड़े पहना देता है, इर्द गिर्द अजीब चीजें रख देता है, ऐसे जैसे अब वो मार्टिन की बलि देने वाला हो। जबकि दूसरी तरफ एल्मा अपनी कुर्सी के पास पड़ी हुई ब्लेड को बहुत मुश्किलों से हासिल करती है, अपने आप को छुड़वाती है और मार्टिन को बचाने के लिए बाहर जाने ही वाली थी कि यहाँ पर वो बुरा आदमी आ जाता है, जिसके ऊपर हमला करने के बाद वो मुश्किल से ही सही पर मार्टिन के पास पहुंच जाती है और उसे भी छुड़ा लेती है। मौका पाते ही ये दोनों भागते हैं जंगल की 2 अलग अलग डायरेक्शंस में। मार्टिन तो पाँव पे लगने वाली चोट की वजह से काफी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, जबकि एल्मा तेज भाग रही थी। यह आदमी एल्मा के ऊपर अब तीर से हमला करने ही वाला था कि तभी मार्टिन उस आदमी का ध्यान एल्मा से हटाने के लिए उसे आवाज देता है। अब वो आदमी मार्टिन के पीछे पड़ चुका था। मार्टिन तेज ना भागने की वजह से अब जंगल में छुपने की कोशिश कर रहा था और वो आदमी मार्टिन को मारने की। तभी उसे जंगल में एक माइक नजर आता है। मार्टिन उसमें मदद के लिए चिल्लाता है और अचानक वही तेज रोशनी उसे नजर आती है और अचानक कोई सूट पहनी हुई लड़की उसे बचा लेती है। ये और कोई नहीं थी बल्कि साइंटिस्ट ओलिविया ही थी, जिसे ढूंढने के लिए मार्टिन यहाँ तक आया था, उसके साथ ही रिसर्चर। ये लोग कुछ ही देर में एल्मा को भी ढूंढ लेते हैं। मार्टिन इससे पूछता है कि तुमने बाहर की दुनिया से कांटेक्ट खत्म क्यों कर दिया? तो ओलिविया जवाब देती है कि मैं यहाँ पर काफी बिजी हो गई थी, मुझे यहाँ पर कुछ मिला, कुछ ऐसा जिसकी वजह से मुझे लगता है कि दुनिया अब बदल जाएगी। ओलिविया बताती है कि मुझे यहाँ काफी अजीब पत्थर मिले हैं और साथ ही मुझे यहाँ काफी अजीब फ्रीक्वेंसीज की आवाजें सुनाई देती हैं। मुझे लगता है कि यहाँ के दरख्त और हर चीज आपस में एक दूसरे से बातें करती है और शायद यहाँ पे ऐसी कोई ताकत है जो हमसे बात करना चाहती है। मैंने इन आवाजों को समझते हुए एक लैंग्वेज भी बनाई है। मार्टिन भी इन आवाजों को सुनता है और समझ जाता है कि ये आवाजें कोई आम आवाजें नहीं है। अपनी स्टोरी आगे बढ़ाते हुए ओलिविया बताती है कि मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ आई थी, जिसका सामना तुम लोग कर चुके हो। हम लोग काफी टाइम रिसर्च करते रहे और फिर हमें एक पत्थर और एक किताब मिली, जिसे पढ़ने के बाद हमें यहाँ पे मौजूद एक ताकत का पता चला। इस ताकत की असलियत का पता चलाने के लिए मैंने तो साइंस का सहारा लिया, लेकिन मेरे हस्बैंड जादू में बिलीव करने लगे और अब वो उसी ताकत की, उसी देवी की पूजा करता है और उसे खुश करने में लगा रहता है। यही वजह है कि वो तुम्हें मारना भी चाहता था। ओलिविया कहती है कि मैं इस लैंग्वेज के जरिए बहुत करीब पहुंच चुकी हूँ। मुझे लगता है कि अब जल्दी ही मैं ये जान जाऊंगी कि वो ताकत हमसे क्या कहना चाहती है। ओलिविया की सारी बातें खत्म होने के बाद एल्मा मार्टिन से कहती है, मुझे इस औरत की बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं, ये अपने शोहर की तरह ही अजीब बातें कर रही है। मुझे लगता है कि ये उस आदमी के साथ मिली हुई है और हम अभी तक खतरे में हैं। एल्मा कहती है कि हमें खुद भी यहाँ से निकलना चाहिए और इस औरत को भी यहाँ से ले जाना चाहिए। मार्टिन जब ओलिविया से सारी बात करने के लिए उसके पास जाता है तो वो एक नई कहानी मार्टिन को सुनाने लगी थी। वो कहती है कि तुम यहाँ आए नहीं हो, याद करो तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे कान बजे होंगे, हमारे भी बजे थे और हम भी इसीलिए यहाँ आए। इन बातों से एल्मा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो मार्टिन से कहती है कि हम यहाँ से अभी और इसी वक्त निकल रहे हैं। जैसे यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं तो जंगल के चारों तरफ से अजीब जहरीली गैस निकलना शुरू हो जाती है। ओलिविया कहती है, चले जाना यहाँ से, पर कुछ देर इंतजार कर लो, ये गैस जब खत्म हो जाए तब चले जाना। पर एल्मा अब रुकने वाली नहीं थी। वो यहाँ से जाने के लिए ओलिविया से ओलिविया का सूट लेती है और मार्टिन उसके साथ एक रस्सी बांध देता है ताकि एल्मा अगर उस गैस में जाते हुए बेहोश हो जाए तो मार्टिन उसे बचा सके। ऐसा ही होता है। एल्मा थोड़ी ही दूर जाती है तो गैस उसके ऊपर अपना असर करना शुरू कर देती है। उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, कुछ चीजें नजर आने लग जाती हैं और वो बेहोश हो जाती है। मार्टिन फौरन ही उसे पीछे खींच लेता है। होश में आने पर वो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मैंने उसे देखा, वो बहुत ही बड़ा था, मैंने उसे देखा। रात हो जाती है और हम देखते हैं कि ओलिविया का हस्बैंड भी
उनके कैफ के पास आया हुआ था। मार्टिन और एल्मा को अब इन बातों का यकीन हो चुका था कि ये दोनों मिले हुए हैं। ओलिविया मार्टिन से कहती है कि यहाँ पे जो भी ताकत है वो तुम्हारे जरिए हमसे बात करना चाहती है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, तुम ये पी लो और इसके बाद हम बाहर चलेंगे। मार्टिन उसकी बात इतनी आसानी से ना मानता, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने ऐसा ना किया तो एल्मा की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। उसे ये भी पता था कि शायद वो जो पी रहा है उसमें जहर भी हो सकता है। एक दरख्त के पास आकर मार्टिन उस जहर को पीने ही वाला था कि दूसरी तरफ एल्मा ओलिविया से कुछ बात करने के लिए जाती है। उसके सीक्रेट रूम में जाने पर उसे काफी लोगों की तस्वीरें मिलती हैं। ये वही लोग थे जो इस जंगल में गुमे थे और जिनकी लाशें एल्मा और मार्टिन ने इसी जंगल में देखी थी। एल्मा अब जान चुकी थी कि ये साइंटिस्ट अपने हस्बैंड से भी ज्यादा पागल है। अभी वो यही सब सोच रही थी कि यहाँ पर ओलिविया भी आ जाती है। वो बिना कुछ सोचे समझे ओलिविया के ऊपर हमला करती है और उसे जख्मी करके मार्टिन को बचाने के लिए बाहर आती है, जहाँ पर ओलिविया का हस्बैंड उसे तकरीबन मारने ही वाला था। वो बहुत ही तेजी से पहले ओलिविया के शोहर की आंख पे हमला करती है और फिर उसे मार देती है। मार्टिन की जान अब बच चुकी थी, जबकि ओलिविया के शोहर के मरने की वजह से यहाँ अजीबोगरीब धुआं फैल चुका था। इस धुएं से एल्मा को दोबारा हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, उसे अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। और अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो बिल्कुल ही बदल चुकी थी। उसके सामने ओलिविया थी जो उसे शुक्रिया कहते ही जमीन पर गिर जाती है, ऐसे जैसे उसे किसी अजीब ताकत ने आजाद कर दिया था और वो ताकत अब एल्मा के अंदर आ चुकी थी। वो अजीब लहजे में मार्टिन को आकर कहती है, चलो मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर ले जाऊं। कहानी में अभी भी एक सवाल बाकी है कि आखिर एल्मा और ओलिविया के साथ हुआ क्या था। इस जंगल में सच में एक ताकत थी जो नेचर का ख्याल रखती थी और नेचर से प्यार करती थी, पर जब इंसानों ने नेचर को बुरी तरह तबाह कर दिया तब उस ताकत ने लोगों को अपनी तरफ बुलाना शुरू किया जो उसके कहने पे नेचर का ख्याल रखे। लेकिन ओलिविया और उसके हस्बैंड को ये बात ठीक से समझ नहीं आई। उन्होंने इस ताकत को खुश करने के लिए लोगों को मारना शुरू कर दिया और तब दोबारा नेचर ने एल्मा और मार्टिन को यहाँ बुलाया। कहानी के आखिर में हमने देखा कि एल्मा ने मार्टिन को मारने की बात नहीं की थी। इसका मतलब था कि उस ताकत को अब सही इंसान मिल चुका है जो उसके लिए नेचर का ख्याल रखे। जिसके साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।